नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुख करते हैं अहम खबर का। मऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने। घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। घोसी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, जहां पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आज पर्चा भरने वाले हैं। सुधाकर सिंह आज नामांकन करने वाले हैं। वहीं दारा सिंह चौहान ने कल पर्चा भरा था और 5 सितंबर को वोटिंग होनी। उस वक्त की ये बड़ी खबर मऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुधाकर सिंह आज नामांकन भरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह आज नामांकन भरेंगे। वहीं घोसी उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिसे देखते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आज पर्चा भरने वाले हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दारा सिंह चौहान ने कल पर्चा भरा था। वहीं आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपना पर्चा भरने वाले हैं। आज आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। वहीं 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है, जहां पर दारा सिंह चौहान ने बीते दिन ही पर्चा भर दिया था। वहीं आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर्चा भरने वाले हैं। इसी खबर पर मऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की साख किस तरीके से दांव पर लगी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर घोसी विधानसभा सीट जो है पहले से ही सपा के खेमे में रही है और 2 बार यहाँ पर विधायक समाजवादी पार्टी से ही बने हैं और लिहाजा अब की बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव ने अपने सुधाकर सिंह पूर्व विधायक को ही प्रत्याशी बनाया है और सुधाकर सिंह के मैदान में आने से पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि पूर्व मंत्री ने कुछ ही दिन पहले यहाँ इस्तीफा देकर अपना जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इसको लेकर काफी टक्कर इनके आमने सामने है। बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सुधाकर सिंह इनके सामने बहुत मजबूती से लड़ेंगे और आज उनका करीब 2 बजे नामांकन होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि घोसी में उनके कार्यालय पर यहाँ पर काफी जमघट लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई है और वह जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आएंगे, नामांकन अपना दाखिल करेंगे। लेकिन प्रदीप, आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बागी हैं, बागी तो यहाँ पर दारा सिंह चौहान ही है जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन की है, तो समाजवादी पार्टी को छोड़ने का कुछ असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जनता के मन में कहीं न कहीं रोष है कि यहाँ पर बार बार चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान को टिकट देकर उनको विधायक लोगों ने बनाया था और वहाँ टिकट विधायक बनने के बाद और अपनी सत्तारूढ़ दल के साथ अपनी संबंध को मजबूत करते हुए वह अपनी इस्तीफा दिए और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए चूंकि सत्ता के साथ उनका कहीं न कहीं जुड़ाव रहता था हमेशा और अब की बार भी सत्ता के साथ उनका जुड़ाव दिख रहा है और वैसे तो जनता बेहद नाराजगी के मूड में है और परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं प्रदीप, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही पार्टियों के लिए घोसी सीट किस तरीके से महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए तो एक तरीके से ये साख की लड़ाई है। जी, आपको बता दें कि एनडीए बनाम इंडिया जो एक नया मूवमेंट चला है, इस मूवमेंट के दौर में पहला यह चुनाव हो रहा है यूपी में, उपचुनाव, घोसी विधानसभा चुनाव। इसी से एनडीए और इंडिया की जो है रणनीति का एक तरीके से आगाज माना जाएगा कि इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आने वाले समय में क्या होगा, इंडिया किस तरह से मजबूत होगी या एनडीए किस तरह से मजबूत होगा, इसी चुनाव से अंदाजा लगाया जाएगा। वहीं प्रदीप, अगर इस उपचुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखते हैं तो क्या कुछ समीकरण बनते हुए अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं? जनता के मन में घोसी की जो जनता है, घोसी सीट पर जो जनता है, जिन्होंने पहले दारा सिंह चौहान पर अपना भरोसा जताया था, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जनता का क्या मूड फिलहाल नजर आ रहा है? जनता का मूड बदलाव की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन
बदलाव की तरफ आ रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग जहां यहाँ पर राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर इनके साथ आ चुके हैं, और फिलहाल जो है निषाद समाज के लोग आ चुके हैं, संजय कुमार आ चुके हैं, अनुप्रिया पटेल हैं जो आ चुकी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की एक हुजूम इनके साथ जुट रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को यह फायदा मिल रहा है कि चूंकि यह हाल ही में इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से आए हैं, तो इसलिए दल का बदलाव करना ये कहीं भारी भी साबित हो सकता है, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस पर कौन भारी पड़ेगा। वही प्रदीप, आपसे जानना बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से अभी फिलहाल कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है, तो यहां पर एक तरीके से जो मुकाबला है वो तीन ही पार्टियों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने यह बताया कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार उम्मीद नहीं उतारेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि यदि उम्मीद नहीं उतारेगी तो बहुजन समाज पार्टी के लोग या दलित मतदाता और उनके साथ जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए नेता है वो किस करवट बैठेंगे, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि समाजवादी की पार्टी के साथ इनका बैठना हो नहीं सकता बसपा का, और इसलिए जो है काफी एक द्वंद्व सा है और बहुत कड़ी मशक्कत इस सीट पर होने वाली है दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच में। साथ ही प्रदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सुधाकर सिंह की घोसी सीट पर किस तरीके से पकड़ है, जनता के बीच उनकी पहुंच किस तरीके से देखी जाती है? देखिए, सही मायने में देखा जाए तो पूरे जनपद में, मऊ जनपद में सुधाकर सिंह का एक अपना अस्तित्व है, और लोगों के बीच जमीनी नेता हैं। ये जमीन से जुड़ा अपना रखते हैं। सुधाकर सिंह एक कद्दावर नेता हैं। समाजवादी पार्टी के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर भी कर चुके हैं। कई बार इनके मुकदमे हुए हैं, कई बार इन्होंने लाठियां खाई हैं, जेल तक की भी यात्रा समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को खानी पड़ी है। एक बार मौका यह भी था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह ने सुधाकर सिंह का टिकट काटकर दारा सिंह चौहान को दिया था। उस वक्त भी सुधाकर सिंह ने पार्टी को नहीं छोड़ा और पार्टी से हमेशा जुड़े रहे। उसका नतीजा रहा कि इस बार जो है अखिलेश यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के बनने तले इनको टिकट थमा दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच कड़ी मशक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आज घोसी उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। घोसी उपचुनाव को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नाम यहां पर निकलकर सामने है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है, जो समाजवादी पार्टी के ही बागी नेता हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव घोसी उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ये लोग प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को घोसी उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार तय किया है। वहीं बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई है, इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर ये सीट कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि अगर इतने स्टार प्रचारकों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव को नहीं जीत पाती?
बिल्कुल देखिए, ये घोसी विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये सिर्फ एक नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। इसके जरिए कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन की कवायद कह सकते हैं की जा रही, ठीक उस वक्त पर जब कह सकते हैं कि प्रदेश और देश लोकसभा चुनाव के चौखट पर खड़ा हुआ है। उससे पहले ये उपचुनाव कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर है और इसीलिए अगर आप देखें तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कल बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम और अन्य जो नेता थे वो उनके साथ में मौजूद रहे और दल बल के साथ में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। आज समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को बतौर प्रत्याशी इस सीट से जो है वो मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में भी अगर आप देखें तो जो स्टार प्रचारक की सूची जारी करी गई है उसमें खुद अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, आजम खान जैसे बड़े जो दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के रहे उनको इसमें उतारा गया है। और जाहिर सी बात है कि इन सब के उतरने के पीछे की वजह है कि इस सीट के जरिए एक मैसेज देना है कि परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जो इस बात का मैसेज देगी कि देखिए, प्रत्याशी किसी भी पार्टी से उतारा जाए या कहीं भी चला जाए, लेकिन बीजेपी जिसको चाहती है उसको जिताती है। हालांकि दारा सिंह चौहान ने 2022 के चुनाव के वक्त जब विधानसभा का यूपी में चुनाव हो रहा था उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा बोलते हुए और उन पर कई तरीके के आरोप लगाए थे कि उसमें पिछड़ों की सुनवाई नहीं होती है, दलितों की सुनवाई नहीं होती है, जो बातें कही जाती वो नहीं थी और इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। समाजवादी पार्टी ने घोसी से उनको बतौर प्रत्याशी के तौर पर उतारा और दारा सिंह चौहान ने उस सीट को जीता भी था। लेकिन जब 2022 के चुनावी अन्य सीटों के परिणाम आए और कहीं ना कहीं कह सकते हैं दारा सिंह चौहान के अनुरूप या उनकी उम्मीदें थी उस अनुरूप जब पार्टी के नतीजे नहीं आए तो उसके बाद उनकी दूरियां एक बार फिर समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी और उन्होंने पार्टी को अलविदा कहते हुए अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में अब दोनों ही पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी है। दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें के अंदर अपने दबदबे को दिखाने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान लाइव नजर आ रहे हैं, क्या कुछ संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं भगवंत मान, सुनते हैं। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, 1000 मेगावाट का इन्हां नाल एग्रीमेंट होया, ₹2.53 प्रति यूनिट, ₹2.53 ते 200 मेगावाट हुशियारपुर वास्ते ₹2.75 प्रति यूनिट की जिहड़ी उन्होंने पेशकश की थी। ते पहली बार स्विस चैलेंज विधि SCM बोलते हैं, काउंटर बोली में सद्दा देने लिए इसी लागू की और पहला ₹2.59 उन्होंने बिड की थी प्रति यूनिट। असी 6 पैसे उन्होंने तो कटवाए क्योंकि ये गल बहुत नोट करने वाली है। जे असी 1 पैसे का बदलाव करते हैं कि 1 पैसा घटा लें 1000 मेगावाट सोलर प्लांट तो 25 सालों चो 64 करोड़ 60 लाख बन जाते। तो असी 6 पैसे घटाए ने तो कुल 25 सालों के 387 करोड़ रुपया बचूगा। कहने वो पैसे होंगे ने पर अमाउंट बहुत वड्डी बन गई। तो 200 मेगावाट वाले चो असी टैरिफ चो 4 पैसे पर यूनिट घटाया, वो 2.75 से लेके आए हैं तो ये 44 करोड़ रुपया बचूगा, यानी कि टोटल 1200 मेगावाट से कुल जोड़ा 431 करोड़ रुपया बचूगा जी बिजली के इस खरीद के समझौते तो जिन्होंने जे आप कह दिए कि सिंपल भाषा सादी बोली च बोल दिए तो 1200 मेगावाट सोलर वास्ते 17.25 करोड़ रुपये एवरी ईयर बचणगे जी PSPCL के। आम तौर पर जो दूजे राज्यों जो जमीनों का बीकानेर है, एक भुज है जितों ये सप्लाई करेंगे। आम तौर पर पावर जिहड़े बिजली ट्रांसमिशन करने लिए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब नाल ट्रांसमिशन चार्ज या ट्रांसमिशन लॉसेस का वसूलिया जाता है। पर असी
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 1200 ਯੂਨਿਟ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡਾ ਪਰ ईयर पर 202 रुपये 53 पैसे के हिसाब न टोटल 83 लाख यूनिट रोजाना उत्पादन होगा जी। जो सानू इन्नी बिजली सस्ते रेट से मिलूगी देने तक दिन वेले खेती के ट्यूबवैलों बिजली देने से बहुत आसानी होगी। सूरजी ऊर्जा क्योंकि दिन वेले ज़्यादा उपलब्ध रहती है तो खेतीबाड़ी ट्यूबवैलों को वध तो वध बिजली देने वास्ते PSPCL ने भारत ते पंजाब दे विच स्थित जिहड़े प्रोजैक्ट ने उन्हां तो 2500 मैगावाट सोलर प्लांट लई होर भी टेंडर जिहड़े ने वो जारी कीते ने। इस तो पहला भी एग्रीमेंट होए ने, मैं तुहानूं दसदा ये मेरे कोल एग्रीमेंट है। यह किया हुआ जी अप्रैल 2007 तो मार्च 2017 तक अकाली गौरमेंट का जी। तुसीं हैरान हो जाओगे कि ये जिहड़े रेट ने वो 8 रुपये 74 पैसे पर मैगावाट तक ने। मेरे को कल्ले कल्ले उसकी लिस्ट पई है। 852 भी है, किसी तो 7 रुपये 67 पैसे भी है, किसी तो आत्मा पावर लिमिटेड 8 रुपये 41 पैसे भी है। जिन्ने भी सूरजी ऊर्जा वाले 849 भी है। यह सिर्फ एक जगह पे है जिथे 482 ते 473 है, नहीं सारे ही 7 तो ऊपर है जी। अप्रैल 2007 तो 17 मार्च सरकार बनी आउंदे समझौता किया 17 तो 22 इन्होंने 700 जिहड़ा अप्रैल वाला एग्रीमेंट है 10 साल का वो 951 मैगावाट का सीगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, जहां गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि वे एक ऐसा दिन मनाने के लिए तैयार हैं जो मेरी माटी मेरा देश की थीम पर आधारित है। इस कड़ी में अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे और दूसरी तस्वीर में मंदिर से पूजा करने के बाद वहां से रवाना होने की है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मंदिर में दर्शन करने के दौरान की है, वहीं दूसरी तस्वीर मंदिर से रवाना होने के बाद की है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा नेता संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान और पंच प्रण प्रतिज्ञा में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अंग्रेजों द्वारा हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने की जरूरत है, तभी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। विदेशियों का राज्य के समय जो गुलामी के मानसिकता हमारे अंदर डाला गया है, उसको निकालने में हम कोशिश करना चाहिए और निकालना आवश्यक है। तब ही बनेगा 2047 में भारत देश एक विकसित देश बनेगा। आप सब लोग को भारत का गर्व महसूस करने का एक माहौल तब।
बजरंग दल के मसले पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को बजरंग दल के बारे में कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। वहीं विवाद बढ़ता देख उन्होंने बयान से किनारा तो कर लिया, लेकिन इस पर सियासत धधक उठी, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बजरंग दल देशभक्तों का संगठन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वहीं दिग्विजय का आई फ्लू बढ़ गया है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 3/5/23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था कि प्रतिबंध लगाना तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे। देखिए, आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन वैज्ञानिक समुदाय और रणनीतिक दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। उनके ज्ञान, अनुसंधान के प्रति जुनून और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनके समृद्ध योगदान के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महिला को कार के बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा गया। बीच बाजार एक कार ड्राइवर की इस हरकत को देखकर लोग डर गए। काफी मुश्किल के बाद लोगों ने किसी तरह कार ड्राइवर को रोककर महिला की जान बचाई। वहीं इस पर सीआई विष्णु खत्री ने बताया कि अभी पुलिस के पास वो महिला नहीं आई है। पुलिस खुद सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उस महिला की पहचान करने में जुटी है। वहीं महिला के सामने आने के बाद ही असली कहानी सामने आ पाएगी। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग और सभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। राउत ने कहा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ईडी तय करती है कि कौन किस पार्टी में जाएगा और कौन मंत्री बनेगा, यह भी ईडी ही तय करती है। यह पवार साहब का बहुत गंभीर बयान है। मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। पवार साहब ने कहा है आज एक बार कि ईडी तय करती है कौन किसके पार्टी में जाए, ईडी तय करेगी कौन मंत्री बने, कौन क्या। ये बहुत गंभीर बात पवार साहब ने कही है और पूरा देश उससे चिंतित। रुक करते हैं राजस्थान से आ रही एक बड़ी खबर का। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही संकल्प समिति में भी सह संयोजक का ऐलान कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी सह संयोजक होने वाले हैं। उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी द्वारा अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी आला कमान द्वारा दी गई है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, संकल्प समिति में भी सह संयोजक का ऐलान कर दिया गया है।
जिसमें राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवारी का नाम यहां पर सह संयोजक के तौर पर यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने की एक बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही संकल्प समिति में भी सह संयोजक के नाम का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।